स्टूडेंट्स, यूनिट जो हमारी चल रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी बोलते हैं, GOC। इसमें हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इसमें हम लोग SN1, SN2, E1, E2, SN1, SN2, E1 और E2 इन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक मैकेनिज़्म दिया था जिसमें अपने को प्रोडक्ट कुछ और लगता है पर बनता कुछ और है, जिसको जो कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन जो होता है, कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है? कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम सबसे ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डिग्री कार्ब धनायन कहीं बन सकता है तो हमें बनाना होता है, ये विशेष ध्यान रखना होता है। 1 डिग्री का कन्वर्जन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री में होता है तो हमें करना होता है मोस्टली 3 डिग्री के अंदर मिथाइल शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट करके, है ना। इस तरह के हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। एलिमिनेशन में, सब्सटीट्यूशन में, एडिशन में, सब में होता है ये। कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, चाहे आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई कार्ब धनायन बनते हैं बीच में तो आपको उन्हें कन्वर्ट करना होता है, अगर वो हो सकते हैं तो, ठीक है। अब जैसे देखें, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था एलिमिनेशन का। विलोपन अभिक्रिया उठाई थी हमने यहाँ। विलोपन अभिक्रिया जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके बीच नियोपेंटिल अल्कोहल का। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ऑप्शन दे आते हैं कि ये अभिक्रिया नहीं होगी। नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण हम लोगों ने किया था, डिहाइड्रेशन किया था इसका, डिहाइड्रेशन, नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो नियोपेंटिल अल्कोहल, नियो ग्रुप क्या होता है? एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं और इधर बॉन्ड फ्री होता है, उसके बाद वैलेंसी पूरी कर देंगे आप लोग तो ये नियो ग्रुप बन जाता है। और पेंटिल का मतलब 5 कार्बन, तो इसमें ऑलरेडी 5 कार्बन है, और अल्कोहल यानी OH, तो यहाँ आप OH ग्रुप लगा देंगे तो ये बन गया नियोपेंटिल अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलीकरण करना है। डिहाइड्रेशन के लिए आपको मैंने बताया था क्या कैटलिस्ट लेंगे डिहाइड्रेशन के लिए? डिहाइड्रेशन का कैटलिस्ट क्या रहेगा? सांदर H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपने जो सोचना होता है वो ये सोचना है कि ये OH निकलेगा, क्योंकि आपने जल निकालना है, HOH निकालना है। तो जब ये OH निकलेगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा, इस कार्बन पर प्लस आएगा। अगर हम लोग निर्जलीकरण की क्रियाविधि देखते हैं तो पहले H प्लस आता है, यहाँ इस जगह जुड़ता है। वो मैकेनिज्म हम लोग अल्कोहल पार्ट में करेंगे। आप अभी ये OH सीधा निकालें तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि OH पे माइनस होता है, तो कॉमन सी बात है कि C पर प्लस आएगा ना, इस C पर प्लस आएगा, यानी ये बनेगा आपके पास 1 डिग्री कार्ब धनायन। 1 डिग्री कार्ब धनायन, जब आपने OH निकाला तो यहाँ 1 डिग्री कार्ब धनायन बन गया। 1 डिग्री कार्ब धनायन स्थायी होता है या अस्थायी? 1 डिग्री कार्ब धनायन अस्थायी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट जो एटम है इसका, बिल्कुल नियरेस्ट एटम जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बिल्कुल साथ वाला परमाणु, उसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन देखें। ज़्यादातर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से ये OH निकालते हैं, फिर कहते हैं इसका बॉन्ड फ्री हो गया, और अगला H जो है वो नेबर एटम से निकालते हैं ना। अब इसके पास H होता नहीं और एक ऑप्शन दिया होता है यह अभिक्रिया नहीं होती, तो मोस्टली स्टूडेंट यह अभिक्रिया नहीं होती अटैम्प्ट कराते हैं, तो वो गलत है।
होगी ये रिएक्शन, या 1 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव है आप उसका नेबर कार्बन देखें। अब नेबर कार्बन से कोई ना कोई ग्रुप शिफ्ट करें, यहाँ से शिफ्टिंग करें। नेबर कार्बन सब क्या जुड़ा हुआ है बताओ? नेबर कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हैं, तो वहाँ से एक CH3 आप लोग शिफ्ट कर दें 1 डिग्री कार्बटायन पर, तो मैथिल शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो जब मैथिल शिफ्ट होगी तो यहाँ से एक मैथिल निकलकर CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कौन सा कार्बटायन बन गया? और 3 डिग्री कार्बटायन जो होता है वो 1 डिग्री के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यानी 1 डिग्री का कन्वर्जन हो जाता है 3 डिग्री में। ठीक है, अब पड़ोसी से H निकालेंगे, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके पड़ोसी देख लें, कितने पड़ोसी हैं उसके? 3 में से सेम कितने हैं? 2 सेम है, ये और ये 2 सेम है और ये अलग है। तो इन दोनों में से आप किसी से भी H निकाल लें, एक ही बात है। जो सेम नेबर होते हैं उनमें से किसी से भी H निकाल लें, एक ही बात होती है। तो जब हम H निकालेंगे तो एक बार H यहाँ से निकाल लेंगे और एक बार H यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो पहला H मान लो यहाँ से निकाला, तो क्या बच गया? यहाँ CH2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा, आगे वाले का बॉन्ड ऑलरेडी फ्री है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH3, यानी 2 methyl ब्यूट 1 इन, 2 methyl ब्यूट 1 इन। और अगर यहाँ से H निकालते हैं इससे तो क्या बनेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, 2 methyl ब्यूट 2 इन। तो कौन सा मेजर है? 2 इन। सतजैफ रूल के अकॉर्डिंग ब्यूट 2 इन वाला प्रोडक्ट मेजर है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये मुख्य उत्पाद हो गया और ये लघु उत्पाद हो गया। अब सेम ऐसा ही हमने एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी एग्जाम्पल पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल, ऐसा ही एग्जाम्पल है CH3 CH3 CH2 OH प्लस HBr। इसको देख लेते हैं अपने, एक ही बात है। चाहे वो एग्जाम्पल ने, वहाँ हमने ब्यूट का केस लिया था ना, 4 कार्बन लिए थे। ब्यूट का केस लेना तो ब्यूट का केस ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिस्टम वही रहना है जो है हमारे पास। तो जैसे ये CH3 CH2 CH3 CH2OH, ये है। अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी है अपने को, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी है मान लो, तो क्या होगा? सबसे पहले निकलना तो ये HOH, ये निकलना है HOH और Br जुड़ना है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ जब आंसर अटैम्प्ट करते हैं अपना, तो ये बना जाते हैं प्रोडक्ट, ये Br जो है इस पोजीशन पर जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग तो ये उत्पाद नहीं बनेगा, ये गलत उत्पाद है। तो फिर सही क्या है? आप लोग जब OH निकालेंगे, जब आप लोग OH निकालेंगे, यहाँ से OH निकालेंगे तो OH माइनस, तो इस C पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो CH3 CH2 CH3 CH2 प्लस। आप देखना बहुत से स्टूडेंट इस कैटेगरी के मिलेंगे आपको। जब ये अगर ये ऐसा प्रश्न आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग जब बुक्स के अंदर देखते हैं तो इसी तरह से हमारी बुक्स के अंदर इतनी मैकेनिज्म नहीं क्लियर करी होती, तो हम लोग वाटर निकाल कर सीधा प्रोडक्ट बना देते हैं, जो गलत है। थोड़ा सा मैकेनिज्म को फॉलो करें आप कि OH माइनस निकलेगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा। अब ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कार्बोनायन बना है, 1 डिग्री कार्बोनायन। अब 1 डिग्री कार्बोनायन के आप पड़ोसी देखें, आप ये पड़ोसी है, तो यहाँ से अगर कुछ शिफ्ट करके 3 डिग्री बन सकता है तो उसे बनाना है। बन सकता है क्या कोई? अगर इस पड़ोसी से हम कुछ शिफ्ट करें तो 3 डिग्री कार्बोनायन बन सकता है क्या कुछ?
क्या शिफ्ट हो सकता है? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन शिफ्ट। तो इसके पास ये जो हाइड्रोजन लगा है ये इधर शिफ्ट कर दें तो 3 डिग्री का आर्गोनाइल बन जाएगा। तो CH3 CH2 C CH3 CH2 और ये वाला H आ गया यहाँ, तो CH3 बन गया, ये CH3 बन गया। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो क्या बन गया ये 3 डिग्री कार्बधनायन, 3 डिग्री कार्बधनायन। 1 डिग्री कार्बधनायन अस्थायी होता है, कम स्थायी होता है, और 3 डिग्री कार्बधनायन अधिक स्थायी होता है। अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री का कंपैरिजन किया जाए तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। अब Br माइनस का अटैक करवाएंगे आप, ये ध्यान रखें, ये विशेष रूप से आपने उस कंडीशन में सोचना है। ये नहीं हो कि आप जल्दी थोड़ा स्टेप उठा जाएं और प्रोडक्ट गलत कराएं अपना। अब Br माइनस का अटैक करवाएंगे तो अब Br माइनस यहाँ अटैक करेगा इस पॉजिटिव पर। तो CH3 CH2 C Br CH3 CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ये बनेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि थोड़ी जल्दबाजी न करें, ये सोच लें कि OH निकलने के बाद 1 डिग्री का आर्गोनाइल बन रहा है, अगर वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आपको वो करके आना है। ठीक है, क्लियर? अब योगात्मक में भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे अभी देखें आप, मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ आपके सामने। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये अपने को दे दिया गया। तो ये तो अपने को पता है कि ये एल्कीन है, एल्कीन है, और ये HBr है। और एल्कीन में HBr का योग किस नियम से होता है? मार्कोनिकॉफ नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम से। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल कर लेते हैं। जनरली हम लोग डबल बॉन्ड जो दिया होता है उसको तोड़ते हैं, सिंगल कर लेते हैं, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होता है, मार्कोनिकॉफ नियम लगा देते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? H कहाँ जुड़ता है? जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हम H यहाँ जोड़ देते हैं और Br यहाँ जोड़ देते हैं, यही होता है। और हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं अपना। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बना देते हैं कि ये प्रोडक्ट बन गया, ये गलत है, ये नहीं बनेगा इस रिएक्शन में। तो ये विशेष ध्यान रखनी है। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं आपके पास जहाँ 1 डिग्री कार्बोनाइन आगे कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल कार्बोटाइन के अंदर, तो उसको स्टेबल कार्बोटाइन में करना होता है। हम लोग क्या है कि उसी को फॉलो कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल को, और यहाँ डबल बॉन्ड दिया होता है, हम लोग डबल को सिंगल में कन्वर्ट करके अपना प्रोडक्ट बना जाते हैं, जो गलत हो जाता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया कौन सी योगात्मक अभिक्रिया होती है? पीछे बताया मैंने आपको, एल्कीन कौन सी योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है? एल्कीन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही योगात्मक कौन दर्शाता है? नाभिक स्नेही योगात्मक कार्बोनिल कंपाउंड दर्शाते हैं ना। तो एल्कीन दिया आपको, तो एल्कीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहला योग किसका होगा? पहला योग इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा? HBr में Br है ना। पहला योग इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा, पहला योग इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। प्रथम योग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। Br है या H प्लस है? H प्लस है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रथम योग होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग प्रथम योग होगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है यहाँ कौन है? H प्लस, यानी पहला योग H प्लस का होगा, पहला योग H प्लस का होगा। तो आप एक बार इसमें H प्लस जोड़ के सोचें, आपको मैकेनिज्म फॉलो कर कर चलना है। ये नहीं हो कि आप वहाँ तुरंत मार्कोनिकॉफ नियम लगाएं और अपना प्रोडक्ट बना दें। तो आप लोग पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ें, H प्लस जोड़ें, तो H जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरह से होगी। अगर मान लो शिफ्टिंग यूँ करते हैं हम लोग, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, ठीक है। और अगर शिफ्टिंग इस तरह से करते हैं
तो इस पे पॉजिटिव आएगा, 2 डिग्री का अर्धनायन बनेगा। तो कौन सा बनाना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री बनाना चाहिए। तो हमें डबल बॉन्ड को इस तरह शिफ्ट करना होता है ना, डबल बॉन्ड को, ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरह शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH2 के साथ, अब जब बॉन्ड यूँ शिफ्ट हुआ तो CH2 पे माइनस आया, CH पे प्लस आया। अब जो H प्लस है वो CH2 पे जुड़ जाएगा और यहाँ CH2 और H प्लस जुड़ के और क्या बना देंगे, CH3 बना देंगे। ये CH3 बन गया। कौन सा कार्बोनाइन बना, अब 2 डिग्री कार्बोनाइन बना है। अब 2 डिग्री कार्बोनाइन से ज़्यादा स्टेबल भी कोई होता है क्या कार्बोनाइन? कोई ऐसा कार्बोनाइन है क्या जो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री का कन्वर्जन 3 डिग्री में हो सकता है तो हमें करना होता है। हो सकता है क्या, देखो नेबर से कुछ शिफ्ट करके, क्या शिफ्ट करें, यहाँ CH3 शिफ्ट कर दें, ये लो कर दिया। अब 3 डिग्री बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ना, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। ये वाला जो H है वो इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ, हाइड्रोजन शिफ्ट। तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग अगर हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग अगर करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 CH3 और इस पर प्लस आ जाएगा। इसने अपना हाइड्रोजन नेबर को दे दिया, इसको 2 डिग्री कार्बोनाइन को दे दिया, 2 डिग्री कार्बोनाइन को H दे दिया, तो यहाँ CH2 बन गया ये, तो इस C पर प्लस आ गया। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोनाइन। अब 3 डिग्री कार्बोनाइन जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, तो 2 डिग्री जो होता है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड अटैक करेंगे अब Br माइनस का। तो अगर हम मैकेनिज्म में जाते हैं ना तो 2 डिग्री कार्बोनाइन 3 डिग्री कार्बोनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर Br माइनस का अटैक होता है। क्लियर? कहाँ होगा बताओ Br माइनस का अटैक? इस C पर होगा। तो अगर हम लोग डायरेक्ट सोच लेते हैं ना मार्कोनिकॉफ, तो फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है अपना। सही है, डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ सोचते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनता है। तो मैकेनिज्म को लेकर चलना है हमें, तो प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से हैं जिसमें दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ जो है अगर हम लोग HBr जोड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा। क्लियर है? अब मैंने सारे जो भी है, प्रतिस्थापन है, चाहे विलोपन है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक है, योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, सबका एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है। उसके बाद आपने अपना माइंड जो है वो यूज़ करना है और वहाँ पेपर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सोचना है थोड़ा सा मैकेनिज्म को लेकर। ठीक है? अब SN1 और SN2 में देखें हम लोग, SN1 और SN2। SN2 कितने पदों में हुई थी? एक पद में, एक पद में। और SN1 2 पदों में। SN2 में हमने पढ़ा था कि मैथिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है, वैसे हम लोग सारी चर्चा कर चुके हैं, है ना। SN2 में मैथिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो C यहाँ आपने लगा दिया, मान लो Br, ये H और ये H, ये बन गया CH3Br, एल्किल हैलाइड। अब और यहाँ SN1 में क्या हुआ था, हमने कौन सा एल्किल हैलाइड लिया था? 3 डिग्री। तो ये अपने 3 डिग्री लिया था, CBr CH3 CH3 CH3। ठीक है? तो यहाँ अब आप खुद सोचें कि कौन सा Br निकलना आसान है, मैथिल हैलाइड वाला या 3 डिग्री वाला? कौन सा Br निकलना आसान है, ये बताएं मेरे को। 3 डिग्री वाला Br निकलना आसान है ना। तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है क्योंकि 3 डिग्री में मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे के अलग कर सकता है। सही है, यही होगा। तो 3 डिग्री वाला Br निकलना आसान होता है बजाय मैथिल के या 1 डिग्री के या 2 डिग्री के। 3 डिग्री वाला Br निकलना आसान होता है। तो जब Br निकलना आसान है तो यहाँ अगर आप दुर्बल अभिकर्मक भी ले लेंगे ना तो भी आपका काम चलेगा। तो दुर्बल नाभिक स्नेही के द्वारा भी ये अभिक्रिया हो जाती है। समझ आ गई बात? क्योंकि ये Br निकलना आसान है।
तो नाभिक स्नेही अपने आप इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है, सी पॉजिटिव पर दुर्बल नाभिक स्नेही भी आक्रमण कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल अगर आप लेते हैं ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ देखें, क्या ये Br निकल जाएगा क्या आसानी से? नहीं। तो यहाँ पार्शली शिफ्टिंग होती है, इस Br पे पार्शल नेगेटिव आता है, इस C पर पार्शल पॉजिटिव आता है, क्योंकि Br की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो सिर्फ यहाँ जो होता है आंशिक विस्थापन होता है, इस Br पे नेगेटिव आंशिक नेगेटिव आता है, इस Br पे इस C पे आंशिक पॉजिटिव आता है। तो इसलिए इस कार्बन पर अटैक करने के लिए हमें प्रबल नाभिक स्नेही की जरूरत होती है। आगे बात समझ? तो दुर्बल किसमें चाहिए होगा, प्रबल किसमें चाहिए होगा? क्लियर है? तो आपको पहली चीज यही सोचनी होती है भी कौन सा आसानी से Br निकल सकता है, क्योंकि Br निकलना है और नाभिक स्नेही ने आना है। तो 3 डिग्री वाला Br आसानी से निकल सकता है, तो ये बिल्कुल इजीली हो सकती है। इजीली हो सकती है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ काम कर सकता है, दुर्बल नाभिक स्नेही भी यहाँ काम कर सकता है। लेकिन यहाँ जो है Br पूरी तरह नहीं निकल पाता, इसलिए हमें प्रबल नाभिक स्नेही चाहिए होता है जो अटैक कर सके। ठीक है? तो यहाँ जनरली अपने बोल देते हैं कि H2O ले ले तो भी काम चल जाएगा, ऐसा लिखा होता है ना कि H2O ले ले तो भी क्या रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ लिखा होता है कि हमें KOH लेना होता है, एक्वस KOH, जलीय KOH लेना होता है प्रतिस्थापन के लिए। और यहाँ अगर हम लोग जल भी ले लें तो भी काम चल जाता है। ऐसा क्यों? अब ये प्रोटिक विलायक, ये चीज़ और क्लियर करें कि ये रिएक्शन जो होती है ना, ये प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा होती है, ये रिएक्शन दुर्बल नाभिक स्नेही भी कर सकता है। और हमें एक प्रोटिक विलायक की उपस्थिति चाहिए होती है, प्रोटिक विलायक चाहिए होता है, प्रोटिक विलायक चाहिए। प्रोटिक विलायक यानी जो प्रोटॉन दे सके, है ना, प्रोटॉन दे सके। प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कौन सी रिएक्शन में? SN1 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, उसको आप लोग देखें कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो ये है CH3 Br। अब ये रिएक्शन जो होती है ये प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। अब क्यों? पहले तो ये देखें, CH3 का प्लस आई प्रभाव है, इस CH3 का भी प्लस आई प्रभाव है, इस CH3 का भी प्लस आई प्रभाव है। तो प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसके कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए क्या करेगा, किसकी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा? Br की ओर प्रबल इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा। तो इस Br पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा और इस C पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये बंध ऐसे टूटेगा नहीं। ठीक है? क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि कोई भी बंध चाहिए होता है, तोड़ना होता है तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है। सही है? किसी भी बंध को तोड़ने में ऊर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऊर्जा चाहिए होती है अपने को। और प्रोटिक विलायक लिया मैंने कोई भी जिसमें प्रोटॉन अवेलेबल है, जैसे जल ही लिया मान लो, तो ये मैंने जल लिया है HOH। अब आप देखिए इस Br पे नेगेटिव है, H पर पॉजिटिव होगा, प्रोटिक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा H पर। तो इन दोनों में एक आकर्षण क्रिएट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बताओ, इन दोनों में आकर्षण जुड़ेंगे ये, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ विलायक योजन हो जाएगा, सोल्वेशन हो जाएगा। ठीक है? विलायक योजन हो गया। जो एल्किल हैलाइड का X है वो विलायक के प्रोटॉन से जुड़ जाता है। एल्किल हैलाइड का हेलोजन जो है, हेलोजन प्रोटिक विलायक के प्रोटॉन से जुड़ जाता है। तो जब वो प्रोटॉन से जुड़ेगा तो बताओ ऊर्जा निकलेगी या नहीं निकलेगी? जब भी प्रोटॉन विलायक योजन होता है तो ऊर्जा निकलती है या नहीं निकलती? निकलती है। जब भी विलायक योजन होता है तो ऊर्जा निकलती है। तो जब ये विलायक योजन हुआ तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी
और वो निकलने वाली ऊर्जा इस बॉन्ड को तोड़ देगी। आगे बात समझ, वही ऊर्जा इस बॉन्ड को तोड़ेगी। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो इस एल्किल हैलाइड बंध को तोड़ने में काम आ जाएगी। तो ये विलायक जो एल्किल हैलाइड का हैलोजन होता है वो प्रोटिक विलायक के प्रोटॉन से जुड़ जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे ऊर्जा निकलती है जो RX बॉन्ड को तोड़ने के काम आ जाती है। समझ आ गई बात? क्लियर? तो SN1 मैकेनिज्म जो है वो प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। आ गए समझ? तो प्रोटिक विलायक का यूज क्या है? यहाँ जो हैलोजन है वो प्रोटिक विलायक के प्रोटॉन से जुड़ता है और कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ने में वो ऊर्जा जो होती है वो काम आ जाती है, जो हैलोजन और प्रोटॉन के जुड़ने से निकलती है। तो ये प्रोटिक विलायक की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। उसके बाद आपने पढ़ाई है कि यहाँ 3 डिग्री का आर्गोनाइन बन जाएगा जिस पर नाभिक से नहीं अटैक करेगा, तो रासायनिकरण से वो संपन्न हो जाएगा। अब मैं E1 E2 थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। E1 E2 में भी सेम सिस्टम रहता है। E2 कितने पदों में? E2 एक पद में, और E1 जो होती है 2 पदों में। सब सेम सिस्टम है SN1 और E1 का और SN2 और E2 का। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और इसमें जो रिएक्टिविटी रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सेम सिस्टम चलेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। तो अब देखें हम लोग सेम वही बात, यहाँ 1 डिग्री लेना है। तो जैसे CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br और उपस्थिति ले ली एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक KOH की, और इसको गर्म कर लिया, यानी KOH प्लस एल्कोहल, KOH प्लस एल्कोहल लेकर गर्म किया है। और यहाँ हमने 3 डिग्री लेना है, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री लिया, तो यहाँ एल्कोहलिक KOH ना लेकर अगर सीधा एल्कोहल ले ले, जल ले लें चाहे एल्कोहल ले लें, यहाँ दुर्बल से भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि विलोपन निकलना Br नहीं है। तो क्या इससे Br आसानी से निकल सकता है या इससे? ये बताओ, किससे आसानी से निकल सकता है? 3 डिग्री वाले से। स्वाभाविक सी बात है ना, वही सेम चीज़ है। तो 3 डिग्री से आसानी से जो Br है वो निकल सकता है। तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। तो जब आसानी से संपन्न हो सकती है तो आप कोई दुर्बल अभिकर्मक ले लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ C2H5OH अगर ले लें, यहाँ प्रबल लिया है तो गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, यहाँ दुर्बल लिया है तो थोड़ा हमें गर्म करना पड़ता है। गर्म करना पड़ता है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमारे को। अब जो है ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमें थोड़ा टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्लियर करें। एल्कोहलिक KOH OH माइनस आ जाएगा यहाँ से, OH माइनस। अब E2 एक पद में होगी, कैसे होगी? जो Br है, Br पे क्या चार्ज आएगा? Br पे पार्शली नेगेटिव और इस पे पार्शली पॉजिटिव। सही है, सेम सिस्टम आएगा, इधर पार्शली नेगेटिव इधर पार्शली पॉजिटिव। अब इस पर पार्शल पॉजिटिव आ गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ? इस C पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और पड़ोसी जो है वो इस H के इलेक्ट्रॉन इधर देना चाहेगा कि ये H के इलेक्ट्रॉन जो है तू ले ले, पर ये ऐसे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इस H को बाहर निकालने के लिए हमें OH की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ ये OH माइनस आ जाता है जो इस H प्लस के साथ जुड़ जाता है। OH माइनस इस H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे तो H जाएगा नहीं। तो ये OH माइनस हमने लिया है। OH माइनस जो होता है इधर H प्लस के साथ जुड़ जाता है, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाती है ये। तो जैसे ही Br पे नेगेटिव आता है C पे पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री का कार्ब धनायन तो स्टेबल होता नहीं, नहीं तो 1 डिग्री कार्ब धनायन बन जाता है यहाँ से, वो तो स्टेबल होता नहीं, तो वो तो बनाना नहीं होता हमारे को। 1 डिग्री कार्ब धनायन तो बनाना नहीं होता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे,
जो इस सी पर पॉजिटिव आएगा, आपको ये आइडिया लेना है, इस सी पर पॉजिटिव आएगा तो ये पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और पड़ोसी एच के इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, पर एच ऐसे नहीं जाएगा। तो हमने क्या लिया है वहाँ, शार लिया है, ओ एच माइनस लिया है, तो ये ओ एच माइनस आ गया यहाँ। अब ओ एच माइनस और एच प्लस आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, H2O। तो ये अब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये Br नेगेटिव बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये Br नेगेटिव पूरा अलग हो गया, CH2 और CH2 के बीच यहाँ बॉन्ड आ गया, और यहाँ से जो H प्लस अलग हुआ था वो OH माइनस के साथ जुड़ के जल बना गया। ये पूरी रिएक्शन एक ही पद में हो जाती है। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म होती है E2 की, E2 की मैकेनिज्म ये है। और E1 में सेम वही 3 डिग्री का अर्धनायन बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री का अर्धनायन स्टेबल होता है। अब ये 3 डिग्री का अर्धनायन बन गया, पहला स्टेप वही रहता है, 3 डिग्री का अर्धनायन बन गया। अब थ्री डिग्री का अर्धनायन जो है, अब सेम वही चीज़, पड़ोसी से एच लेना चाहता है, पड़ोसी से एच लेना चाहता है, पर ये एच ऐसे नहीं देगा, ये एच ऐसे नहीं देगा। हालांकि इस कार्बन पर पूरा पॉजिटिव है, इस कार्बन पर पूरा पॉजिटिव है, और जो 1 डिग्री वाला कार्बन था उस पर पूरा पॉजिटिव नहीं था, सही है? उस पर पूरा पॉजिटिव था क्या? इस पर पूरा पॉजिटिव था क्या 1 डिग्री वाले पर? नहीं, इस पर आंशिक धनावेश था। तो इसमें एच से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी कि इसमें। 3 डिग्री में ज़्यादा क्षमता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की, सही है? 3 डिग्री में जो कैपेसिटी है वो 1 डिग्री के कंपेरेटिवली ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पार्शली पॉजिटिव था, और 3 डिग्री कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है फुली पॉजिटिव है। आगे समझ? तो 3 डिग्री का अर्धनायन कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन खींच सकता है नेबर हाइड्रोजन से। तो इस CH3 के हाइड्रोजन को आप अलग अलग कर लें, अब ये पड़ोसी से एच खींचेगा, एच से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी यहाँ बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड जो है C2H5OH बनाने में अपना रोल प्ले करेगा। सेम वही चीज़ है, देखो अब जब ये एच निकलेगा तो ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा या नहीं होगा बताओ? तो वही बात, एनर्जी रिलीज होगी वो इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस O के साथ चला जाएगा, इस O के साथ चला जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट था, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप होगा। तो इसमें C2H5O 2 H आ गए हैं, OH2+, ये बन गया OH2+। अब यहाँ रह गया CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये बन गया 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये रिएक्शन पूरी हो गई। तो यहाँ अल्कोहल से काम चल जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ KOH जैसे विकर्मक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अकेला अल्कोहल ले लें तो भी काम चल जाएगा। वहाँ जो है H निकलता नहीं है आसानी से, इसलिए हमें KOH की ज़रूरत पड़ी, प्रबल क्षार की ज़रूरत पड़ी जो H+ को बाहर निकाल सके, क्योंकि H+ अम्ल है, अम्ल को H+ जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, तो अम्ल को बाहर निकालने के लिए क्षार की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ H+ अपने आप नहीं जा सकता, क्योंकि इस कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पूरे खींच ले। इसलिए हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए, H+ को बाहर निकालने के लिए, यानी अम्ल को बाहर निकालने के लिए क्षार की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ KOH लेना पड़ता है। लेकिन 3 डिग्री का अर्धनायन में खुद के पास इतनी पावर है कि वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है। सिर्फ हमारे को हल्की फुल्की उसको ऐसी सपोर्ट देनी होती है कि वो इजीली टूट सके। तो हम लोग अगर अकेला अल्कोहल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। आगे बात समझ? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है E2 का और E1 का, SN2 का और SN1 का। दोनों में आप ध्यान रखें, ये आसानी से संपन्न होती है। तो यह दुर्बल अभिकर्मकों से भी काम चल सकता है, ये आसानी से संपन्न नहीं होती। तो यहाँ हमें प्रबल अभिकर्मक लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजेंट लेने पड़ते हैं। क्लियर? आ गया समझ?
तो ये आपकी जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसमें सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अगली यूनिट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोकार्बन होगी। हाइड्रोकार्बन, तो नेक्स्ट यूनिट हमारी हाइड्रोकार्बन रहेगी।